हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति हैं। कथन 2, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो ये जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। और कथन 3, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए कथन 1 सही है। जब किसी जानवर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी WPA 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो उसे उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा चाहे वो संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हो या संरक्षित क्षेत्र के बाहर। इसलिए कथन 2 भी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(a) के अनुसार यदि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट है कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना विकलांग या मृत प्राय है कि ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में लिखित आदेश द्वारा उसका कारण बताते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है। बशर्ते किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे जानवर को पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे जानवर का जंगल में पुनर्वास नहीं किए जा सकने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। इसके स्पष्टीकरण पर नजर डालें तो खंड ए के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक जानवर को पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जैसा भी मामला हो इस तरह से किया जाएगा कि उक्त जानवर को न्यूनतम आघात पहुंचे। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? ए चींटी, बी कॉकरोच, सी केकड़ा या फिर डी मकड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चींटी। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। दरअसल चींटी की प्रजाति को कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य कीट जैसे दीमक, भृंग और मार्श पेरीविंकल भी कवक के कृषकों के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या फिर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसलिए विकल्प सी सही है। शक्तियां एवं कार्यों की बात करें तो प्राधिकरण को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट सभी मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे उपाय करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग, उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दंडात्मक प्रावधानों की सहायता लेना, देश में भूजल का विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन एवं विकास करना तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक नियामक निर्देश जारी करना, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जलवायु कार्रवाई ट्रैक्टर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैक्टर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है क्या है? ए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, बी जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंध या विंग, सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति या फिर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। क्लाइमेट एक्शन ट्रैक्टर या संक्षिप्त में CAT एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है और इसे पेरिस समझौते के खिलाफ मापता है। ये जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों, नीतियों और कार्यों की मात्रा निर्धारित करता है तथा उनका मूल्यांकन करता है। ये MAGICC जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए 21वीं सदी के दौरान संभावित तापमान वृद्धि का निर्धारण करते हुए वैश्विक स्तर पर देश की कार्रवाई को भी एकत्रित करता है। ये दो संगठनों क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से नीति निर्माताओं को स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करता है। इसलिए विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
जलवायु समूह या द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। अगला कथन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल यानी EP100 प्रारंभ की। तीसरा कथन, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा कथन, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा कथन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस है A केवल 1, 2, 4 और 5, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 2, 3 और 5 या फिर D 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B केवल 1, 3 और 4। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। जलवायु समूह या द क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क को शक्ति प्रदान करता है, जलवायु कार्रवाई को प्रेरित करता है और उन्हें तीव्रता से चलाता है। EP100 जलवायु समूह के नेतृत्व में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जो ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध 120 से अधिक ऊर्जा स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाती है। EP100 कंपनियां नवाचार को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करते हुए अन्य कंपनियों को प्रेरणा और सहायता भी प्रदान करती हैं। कुछ भारतीय कंपनियां जैसे स्वराज इंजिन्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा आदि EP100 की सदस्य हैं। अंडर 2 कोएलिशन पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। जलवायु समूह यानी द क्लाइमेट ग्रुप अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। A, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। B, शैवालों से वो पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवची यानी क्रस्टेशियाई, मृदु कवची यानी मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। C, आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और D, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण निस्यंदक यानी फिल्टर हैं। ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषणों को हटाती हैं और जल को शुद्ध करती हैं। आर्द्र भूमियां अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। अगला कथन, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तीसरा कथन, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा कथन, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A 1, 3 और 4, B केवल 1 और 4, C 2, 3 और 4 या फिर D केवल 1 और 2। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B केवल 1 और 4। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के तहत PM 2.5 का 24 माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। PM10 फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं जबकि PM 2.5 फेफड़ों के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। जमीनी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र या फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख घटकों में से एक है। धूप के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। वायु में अत्यधिक ओजोन मानव स्वास्थ्य पर एक उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती है। ये सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये एक कवक है। 2, ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है और 3, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 3, C 1 और 2 अथवा D 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन C 1 और 2। गुच्छी मशरूम एस्कोमाइकोटा के परिवार मोर्चेलासी में एक कवक की प्रजाति है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं।
इसकी खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती है और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू कश्मीर की तलहटी में उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। 2. इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3. इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और 4. इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 4 या फिर डी 2 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर आदि बनाने में होता है। इसे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये हल्का, गैर प्रतिक्रियाशील, किफायती है। ये प्राय अन्य फाइबर जैसे रेयॉन, ऊन और कपास के साथ कपड़ों की छपाई में उपयोग किए जाते हैं, जो इन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों को मजबूत करते हैं, जबकि कपड़े की सिकुड़न से उबरने की क्षमता में योगदान करते हैं। पीईटी का सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाले पीईटी बोतलें और कंटेनर हैं, जिन्हें आमतौर पर पिघलाया जाता है और फाइबर फिल या कालीन के लिए रेशो या फाइबर के रूप में उपयोग किया जाता है। पीईटी पुनर्नवीनीकरण करने के बाद उसको उस उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। और पीईटी में पुनः संश्लेषण के लिए बहुलक को उसके पूर्वगामी रासायनिक घटकों में तोड़ने के लिए तरीके तैयार किए गए हैं, इसलिए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल या फिर व्हाइट आइबिस? तो सही जवाब है ऑप्शन ए गोल्डन महासीर। महसीर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माही यानी मछली और शेर यानी बाघ, इसीलिए इसे मछलियों के बीच बाघ भी कहा जाता है। ये एक बड़ी साइप्रिनिड है और ताजे जल की स्पोर्ट मछलियों में इसे सबसे कठोर माना जाता है। एक वयस्क गोल्डन महासीर के शरीर का रंग पृष्ठ की तरफ सुनहरा होता है और पंख लाल पीले होते हैं। इसके अलावा बड़े शल्क और मोटे शक्तिशाली होठों के साथ अपेक्षाकृत लंबे बार्बल्स यानी मुंह के सामने संवेदी बाल जैसे अंग इसकी विशेषता है। महासीर एक संवेदनशील प्रजाति है जिसके लिए जल पर्यावरण में परिवर्तन को सहन करना कठिन होता है। विश्व में मौजूद महासीर की 47 प्रजातियों में से 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? अल्फा, चौलाई यानी एमरंथ, चना यानी चिकपी, तिप्तिया घास यानी क्लोवर, कुल्फा यानी पर्सलेन या फिर पालक? दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1, 3, 5 और 6, सी केवल 2, 4, 5 और 6 या फिर डी 1, 2, 4, 5 और 6। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन यानी N2 के मुक्त होने का कारण बनती है। नाइट्रोजन हवा में मौजूद एक अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है जो रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स अथवा नाइट्राइट का निर्माण करती है। 2 प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों को मान्यता दी जाती है। मुक्त जीवित यानी गैर सहजीवी बैक्टीरिया जिसमें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, एनाबेना और नोस्टोकैंस सामान्य जैसे एजोटोबैक्टर, बेजरिनकिया और क्लोस्ट्रीडियम शामिल हैं, और पारस्परिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, फलीदार पौधों से जुड़े और विभिन्न एजोस्पेरिलम प्रजातियां जो अनाज घास से संबंधित होती हैं। उदाहरण के तौर पर अल्फाल्फा, बीन्स, तिप्तिया घास यानी क्लोवर्स, मटर, सोयाबीन आदि। इसलिए विकल्प ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी या बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली, बी, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, सी, शेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, या फिर डी, वनों या संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं यानी सॉल्ट लिक्स उपलब्ध कराना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली। बायोरॉक इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता है और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। ये प्रौद्योगिकी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत की एक छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करती है। जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्र के तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है
तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में संयोजन करते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ए, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन। बी, आनुवंशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास। सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। या फिर डी, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस योजना ने घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े स्थान यानी बैकयार्ड्स को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी है। इस पद्धति में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। सघनता की वजह से ये पौधे सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोकते हैं, जिससे धरती पर खरपतवार नहीं उग पाता है। 3 वर्ष के पश्चात इन पौधों को देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे की वृद्धि 10 गुना तेजी से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षारोपण सामान्य स्थिति से 30 गुना अधिक सघन होता है। जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में लगभग 200 से 300 वर्षों का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना या फिर गेहूं? सही आंसर है ऑप्शन बी, धान। धान मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। वर्तमान में धान का उत्पादन बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें सिंचाई के पानी की कमी और भारी जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। वर्तमान फसल तकनीकों के संशोधन से उपज में वृद्धि हो सकती है तथा पानी की बचत हो सकती है और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला और अंतिम सवाल, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? 1, बीज की कम आवश्यकता। 2, मेथेन का कम उत्पादन। और 3, बिजली की कम खपत। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या देखते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, इस पद्धति का मुख्य परिणाम बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन एवं बिजली की कम खपत है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।